गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक के शासन के बारे में सूचना देता है। यानी कि प्रयागराज और इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। यानी कि हरिशेन ने इसमें संस्कृत भाषा में उनकी प्रशंसा वर्णन की है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं और वे हैं संधि विग्रहिक, खाद्य टपाकिक, कुमारामात्य तथा महादंडनायक। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद यानी कि वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बिरबल का भी उल्लेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी तक का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। सांची और वाकाटक अभिलेखों से इसका प्रमाण मिलता है। इसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। देवराज, देवश्री और देवगुप्त याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अन्य नाम हैं। मेहरौली लेख के अनुसार चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना कराई थी। विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप हैं। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूप्यक यानी कि रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और इनके नवरत्न प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे और तीसरे खगोल विज्ञानी थे वराहमिहिर। तो इन्हें याद रखेंगे, चिकित्सक थे धन्वंतरी और खगोल विज्ञानी थे वराहमिहिर, और चौथे कोशकार थे अमर सिंह, और पांचवें वास्तुकार थे शंकु, और छठवें रत्नफलित ज्योतिषी थे छप्पड़क, और इसी प्रकार सातवें विद्वान व्याकरण थे
रुचि वर रुचि, और 8वें थे जादूगर मैजिशियन वैताल भट्ट, और 9वें थे घटपरक घटक घटक पर घटक घटक पर महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त प्रथम जिन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। यानी कि कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। बिलसड अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बिलसट अभिलेख में बांग्लादेश के 3 स्थानों से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये हैं धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बेग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राओं पर उसकी उपलब्धियां महेंद्रादित्य, हिम, श्री महेंद्र और महेंद्र सिंह और अश्वमेघ महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलते हैं। स्कंदगुप्त क्रमादित्य अगला है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त क्रमादित्य लगभग 455 से 467 ईस्वी तक के स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर यानी कि पीछे पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। ईसा की तीसरी सदी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तोरमाण भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। तोरमाण भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिर कुल होर्ण शासक तोरमाण का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ यानी कि भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणी व्यापारियों के लिए श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थीं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भृगुकक्ष, अरिकामेडु और कावेरीपट्टनम, मुजिरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति
चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कर आचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसका भाग लीलावती है। भास्कराचार्य ने ये प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसका एक भाग लीलावती भी है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। इन ग्रंथों में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या यानी कि साइन, कोज्या यानी कि कोसाइन और उत्क्रम ज्या यानी कि इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। ये हैं गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन और वीणावादन प्रकार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एडन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एडन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे होड़ आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया था या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सौहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं और 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। इनमें 16वीं और 17वीं गुफाएं विहार तथा 19वीं गुफा चैत्य है। 16वीं और 17वीं विहार है और 19वीं गुफा चैत्य है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। और आगे है, जो सामान्य षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा भाग कर कहा गया है। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बीदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम या उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत मृच्छ कटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है।
इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां उसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतु बंध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय ने महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबंध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ एवं इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम, दिधीतिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक हैं। इस दर्शन का आदर्श है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब है जब तक जीवित रहें, सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत्य न्याय सूत्र है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म और दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। यानी कि पूर्व मीमांसा में वेद के कर्मकांड भाग को और पूर्व मीमांसा में कर्मकांड भाग को और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बादरायण थे।
वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और माध्वाचार्य का द्वैतावाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारन ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी जो कि प्रयागराज में है, में राजधानी की स्थापना की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक के विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहर कृति राजतरंगिणी में भी मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एक राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरण की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमिकों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्याम भी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग के विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन चीन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा, जिसे सीयू की कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल,
विष आदि द्रव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। उनके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था तथा इसी के राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया और महोदयाश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। याद रखिएगा, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और ये केवल किस लिए हुआ था? कन्नौज पर शासन करने के लिए। इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। याद रखिएगा, इसमें गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी, जब यह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। प्राचीन काल में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू तथा थियान तू नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है: श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया था। गुप्त वंश ने डैश है और उसके बाद पूछा है किस अवधि में शासन किया था। तो इसका उत्तर है 319 से 500 ईस्वी। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। अतः विकल्प ए अभीष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था। तो इसका उत्तर है प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन बी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंधु नामक ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ
ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी विंसेंट स्मिथ ने, और उसकी रचना थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उनके अन्य नाम देवराज, देवश्री और देवगुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो ये थे समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। क्वेश्चन नंबर 7, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। ये एक प्रश्न एक बार पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2009 में, फिर यही 2015 में, तो आंसर यहाँ पे समुद्रगुप्त मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये अशोक और समुद्रगुप्त दोनों से संबंधित है, ऑप्शन सी और डी। इलाहाबाद प्रयाग का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 337 ईस्वी तक के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेर ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में देती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो महेंद्र नाम था, ऑप्शन सी। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों और उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। दक्षिणापथ के 12 राजाओं और उनके राज्यों के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत उन्हें स्वतंत्र कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है, ऑप्शन ए। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह सचिव हरिशेर ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख और अशोक द्वारा कौशाम्बी की महामात्राओं को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण हैं। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख, अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, ऑप्शन ए। इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्व्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। पृथ्वी का प्रथम वीर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथन पढ़िए। यहाँ पे 2 अभी कथन दिए हुए हैं।
हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहित एवं कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाखा दत्त ने की थी, न कि हरिशेन ने। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इसने गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इससे देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अतः स्पष्ट है कि कथन 1 और 3 सत्य हैं, जबकि दूसरा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, एक बार आप इन्हें देख लीजिए, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का, विष्णुगोप कांची। तो ये थे दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और ये उनसे संबंधित राज्य। धनंजय, कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का और विष्णुगोप कांची। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली की कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्र, ऑप्शन बी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। क्वेश्चन नंबर 17, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ऑप्शन सी। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये था गुप्त, ऑप्शन सी। होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा। देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईसा के अंत और 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर होड़ों ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये स्कंदगुप्त थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था? तो ये स्कंदगुप्त थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस गुप्त शासक ने होड़ों को पराजित किया था? तो ये है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था? तो ये भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और होड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था?
होड़ों का आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, लेकिन अरब आक्रमण नहीं था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, शक विजेता किसे माना जाता है? तो ये थे सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन सी, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिम भारत से शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। क्वेश्चन नंबर 26, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। इन मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था, अतः दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख ये सही सुमेलित नहीं है, और समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। इसका सही उत्तर देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित, और समुद्रगुप्त है एरन अभिलेख से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो ये है दशपुर अभिलेख। दशपुर अभिलेख ऑप्शन ए। दशपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसे मंदसौर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। इसमें तत्कालीन लाट देश के रेशम व्यापारियों का दशपुर में आकर बस जाने का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 31, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये कुमारगुप्त प्रथम का करता है। ऑप्शन डी। कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन मिलता है। वहीं साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्य उपासना की धार्मिक भावना को तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों के वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो ये है दशपुर, जिसे कि मंदसौर शिलालेख भी कहते हैं। ऑप्शन ए। दशपुर मंदसौर शिलालेख गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। उसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टा वाय श्रेणी, रेशमी सूत बुनने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे सूचियाँ हैं शासक और उनसे संबंधित रानियाँ। एक बार आप इन्हें देख लेंगे, हम सीधा एक्सप्लेनेशन में मैच करते हैं इन्हें।
चंद्रगुप्त कुमार देवी थी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा और कुमारगुप्त की अनंत देवी। एक बार फिर से, चंद्रगुप्त की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा और कुमारगुप्त की अनंत देवी। क्वेश्चन नंबर 34। ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ऑप्शन सी। ईसा की तीसरी सदी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। क्वेश्चन नंबर 35। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिप्ति, ऑप्शन ए से। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कक्ष यानी कि भड़ौच था जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, अतः उपर्युक्त प्रश्न में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ताम्रलिप्ति होगा। साथ ही यदि विकल्प में उपयुक्त सभी विकल्प होता तो सटीक उत्तर उपयुक्त सभी होता। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, भड़ौच, ताम्रलिप्ति, काम्बे। तो कल्याण छोड़कर ये सारे होते, इसलिए यहाँ पे उत्तर हो जाता विकल्प ई। क्वेश्चन नंबर 37। विकल्प ई होता और कल्याण भी इसके अंदर मेंशन है तो कल्याण को भी लेंगे, तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं और इसमें उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। ऑप्शन सी। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था, अतः सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प सी है। क्वेश्चन नंबर 38। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। अगला है यहाँ पे, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये भी सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों का काफ़ी महत्व होता था। क्वेश्चन नंबर 39। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। ऑप्शन ए। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। क्वेश्चन नंबर 40। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की
दुर्भी संधियों के बारे में, ऑप्शन डी। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाखा दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उसके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो ये वैश्य थे, ऑप्शन सी। अमरकोश के टीकाकार छिर स्वामी ने लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले पांथों व्यापारियों का अगुआ हो वह सार्थवाह है। सार्थन सधनान सरतो वा पांथान वहति सार्थवाह। वस्तुतः सार्थ का अभिप्राय था समान या सहयुक्त अर्थ। पूंजी वाले व्यापारी जो बाहरी मंडियों के साथ व्यापार करने के लिए एक साथ कारवां बनाकर चलते थे वे सार्थ कहलाते थे। इन व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। अतः प्राचीन काल में वैश्य वर्ण को सार्थवाह के साथ संबंधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? तो यहाँ पे स्टार है, एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रगुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। एक बार फिर से, शौनक ऋग्वेदिक कालीन ऋषि थे और शूद्रगुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिल्य गुप्त कालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्राय 1600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ई दिया हुआ है। यहाँ पे भी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही विकल्प ए सुश्रुत को माना है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो ये भास्कराचार्य का है, ऑप्शन बी। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ और एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 45, लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य, ऑप्शन सी। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। लीलावती, जो कि गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इसकी रचना की है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है कथन यहाँ पे, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, तो ये कथन गलत है। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, सही है। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही उत्तर है, ऑप्शन सी। प्राचीन काल में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है
इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं शती ईस्वी भारत में त्रिकोणमिति में ज्या यानी कि साइन, कोज्या यानी कि कोसाइन और उत्क्रम ज्या यानी इन्वर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है और यह स्थित है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो ये थे छप्पड़क। ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि छप्पड़क रत्न फलित ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर थे। क्वेश्चन नंबर 49, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन ए। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। क्वेश्चन नंबर 51, अधोलिखित में कौन गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो ये है दिनार। ऑप्शन बी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। ऑप्शन बी। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था रूपक। ऑप्शन सी। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृतिक भाषा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है एरण से। ऑप्शन ए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं सम्राट और विरुद्ध। तो अशोक, और एक बार ये सारे देख लीजिएगा और इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक को प्रियदर्शन या प्रियदर्शी कहते हैं। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की। एक बार फिर से, अशोक को प्रियदर्शन या प्रियदर्शी,
समुद्रगुप्त को पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 59, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की है, ऑप्शन ए। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सौहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये है गुप्त वंश, ऑप्शन ए। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी गृहीता को सौंप दी जाती थी।